नमस्कार साथियों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नागरिकता के मायने जाने थे कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और नागरिकता के संवैधानिक उपबंध क्या क्या थे। आज हम लोग नागरिकता के अर्जन की क्या प्रावधान है और नागरिकता कैसे समाप्त होती है इस बारे में जानेंगे। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम में जो लास्ट टाइम अभी 2019 में संशोधन किया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, नागरिकता का अर्जन। ठीक है, इसके कितने आधार हैं साथियों संविधान में? सबसे पहला आधार है जन्म से। ठीक है, जन्म से। इसमें क्या कहा गया है? जन्म से मतलब इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। क्या कहा गया है? अगर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा और क्या इसमें जोड़ा गया है? 2003 में संशोधन करके एक और प्रावधान जोड़ा गया, और वो क्या था? उसमें कहा गया था कि जिसके जन्म के समय यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उस समय उसके माता या पिता, मतलब जन्म के समय, ठीक है, क्या उसके माता या पिता इनमें से कोई भी भारतीय नागरिक हो, कोई भी भारतीय नागरिक हो तो उस बच्चे को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये दो मायने क्या किसमें बताए गए हैं? नागरिकता के जन्म संबंधी प्रावधान में। क्या कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। और 2003 में संशोधन के द्वारा एक और प्रावधान जोड़ा गया कि यदि जन्म के समय माता और पिता इनमें से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो उस बच्चे को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो गया? जन्म। दूसरा एक अगला क्या है? वंश के द्वारा। दूसरा क्या है साथियों? वंश। ठीक है, या वंशानुगत। इसमें क्या कहा गया है? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से और 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो वह वंशानुगत रूप से उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। क्या कहा गया है? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वंश के आधार पे उसे, वंशानुगत प्रणाली के आधार पे उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसमें एक दूसरा पॉइंट और कौन सा है साथियों? इसमें एक और बात क्या कही गई है? इसमें कहा गया है कि अगर 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद जन्मे किसी बच्चे के माता पिता क्या के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है और उसके माता या पिता क्या है? भारत के नागरिक हैं, अगर किसी बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई एक ठीक है, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो भी उसे भारत की नागरिकता
प्रदान की जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये दो प्रावधान कौन कौन से हो गए? पहला जन्म के द्वारा, ठीक है, दूसरा वंश के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है पंजीकरण के द्वारा। तीसरा कौन सा है? पंजीकरण के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा इसमें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि इस पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से पूर्व 7 वर्ष भारत में अधिवास, भारत में न्यूनतम 7 वर्ष तक उसको भारत में उसको रहना पड़ेगा, तब उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला एक और चौथा टाइप क्या है? अगला है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण, ठीक है, तो पहला क्या था? जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या पंजीकरण के माध्यम से, चौथा देशीकरण के द्वारा। और देशीकरण में क्या कहा गया है? एक विशेष इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय भाषा का जानकार हो, अगर कोई व्यक्ति भारतीय भाषाओं का जानकार हो या सरकार के द्वारा उसे विशेष छूट प्रदान की गई हो, तो इस प्रकार से वह देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? पहला जन्म के द्वारा, दूसरा वंश के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा और चौथा देशीकरण के द्वारा। और लास्ट क्या है? किसी भी अगर भारत सरकार या भारत की जो संसद है, अगर इसके द्वारा किसी विदेशी भूभाग को अपने राज्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है, तो उस विदेशी भूभाग में रहने वाली समस्त जनसंख्या भारत की नागरिक कहलाएगी। तो लास्ट क्या है? 5वें नंबर में क्या आएगा? भूभाग के सम्मिलित करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर कोई मतलब राज्य, अगर भारत किसी विदेशी भूभाग को अपने राज्य के अंतर्गत सम्मिलित करता है या जीतता है, तो उसकी समस्त जनसंख्या भारत की नागरिक कहलाएगी। तो साथियों क्या पढ़ा? नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। पहला क्या था? पहला था जन्म, और जन्म में 2 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987, ठीक है। इसके बीच अगर जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा वंश 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर जन्म होता है तो अपनी वंशानुगत प्रणाली के तहत वह भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके तीसरा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में रहता है और रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के प्रावधान के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। और चौथा है देशीकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इसमें सरकार को विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि वो किसी व्यक्ति को नागरिकता का दर्जा दे सके। और लास्ट क्या है? किसी भी विदेशी भूभाग को या बाह्य क्षेत्र को सम्मिलित करने पर, अगर उसे सम्मिलित कर दिया जाता है तो जो वहां की जनसंख्या होगी, वहां रहने वाले लोग होंगे, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम लोग देखेंगे कि नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से होती है। ठीक है, हमने क्या देख लिया? नागरिकता का अर्जन मतलब नागरिकता प्राप्त कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे कि नागरिकता समाप्त किस प्रकार से की जा सकती है या कैसे होती है। ठीक है, तो देखते हैं नागरिकता
की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला क्या है, नागरिकता की समाप्ति। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का भारत की नागरिकता त्याग देता है, मतलब पहला क्या है, नागरिकता का परित्याग। अगर कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से नागरिकता अपनी छोड़ना चाहता है तो वह भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, किसी प्रकार से बाध्यता नहीं है। यह इसमें नागरिकता की समाप्ति का पहला बिंदु होता है। लेकिन अगर देश या हमारा राज्य जो भारत है वो अगर किसी युद्ध या विशेष परिस्थिति में लिप्त है तो उस समय सरकार उसकी नागरिकता की समाप्ति के बारे में उस मुद्दे को टाल सकती है। जरूरी नहीं है कि उसी समय उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है बर्खास्तगी, मतलब अगर सरकार उसे बर्खास्त कर दे। दूसरा क्या है साथियों, बर्खास्तगी, मतलब अगर सरकार किसी भी प्रकार के देशद्रोह टाइप के जो मामले होते हैं उनमें अगर वह लिप्त पाया जाए या जब देश किसी बाह्य आक्रमण से जूझ रहा हो और उस समय वह अंदरूनी जानकारियां बाहर भेज रहा हो तो उस समय ऐसे देशद्रोह टाइप के जो मामले हैं उनके कारण सरकार या संसद या भारत उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। और तीसरा क्या है साथियों, तीसरा क्या है, तीसरा है अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसे भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। यह 3 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिससे नागरिकता को समाप्त किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से, नागरिकता का परित्याग, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वयं नागरिकता त्याग सकता है। दूसरा बर्खास्तगी, अगर सरकार किसी व्यक्ति को देशद्रोह संबंधी किसी मामले में लिप्त पाती है तो वह उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। और तीसरा है विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसे भारत की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, नागरिकता की समाप्ति। हम लोगों ने क्या पढ़ा, नागरिकता का अर्जन कैसे होता है और नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नागरिकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं साथियों, अनिवासी भारतीय क्या होता है। क्या अनिवासी भारतीय क्या होता है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI जिसे कहते हैं। बहुत आसान भाषा में इसको समझेंगे। अनिवासी भारतीय वह होता है जो भारत में वर्तमान में जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में वह देश से बाहर रह रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वह किसी अपनी रोजगार या आजीविका या जीविकोपार्जन के उद्देश्य से भारत के बाहर रह रहा है तो उसे NRI कहा जाएगा, मतलब अनिवासी भारतीय कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे यूएसए में अगर कोई यूएसए में भारत के जो नागरिक हैं वो काम कर रहे हैं वहां पे, तो अगर वह अल्पकालिक या दीर्घकालिक तौर पे वहां पे रह रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं तो उन्हें
एनआरआई कहा जाएगा। या जैसे खाड़ी देशों में जो लोग जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं साल 2 साल 5 साल के लिए, उन्हें भी एनआरआई कहा जाता है। और यही एनआरआई भारत के क्या कहलाते हैं? डायस्पोरा। डायस्पोरा कहलाते हैं, ठीक है। यही एनआरआई भारत के डायस्पोरा कहलाते हैं। विदेश नीति में इसका कई जगह चर्चा किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? अनिवासी भारतीय या एनआरआई क्या होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि पीआईओ क्या होते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या? भारतीय मूल के व्यक्ति। दूसरा क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति। दूसरा क्या है साथियों? भारतीय मूल के व्यक्ति क्या होते हैं, ठीक है। इनको हम देखते हैं जिनके, इसमें क्या है? जिनके पूर्वज भारत से संबंधित हों। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। लेकिन अगर वह पूर्वज इन 7 देशों से संबंधित हैं, इन 7 देशों से संबंधित है, तो उसको पीआईओ का दर्जा नहीं प्रदान किया जाता है। और ये जो 7 देश हैं, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन से हैं साथियों? देखते हैं। देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट है श्रीलंका। ठीक है, तो 7 देश हो गए ये। अगर इन देशों से भारत का कोई पूर्वज, अगर भारत का कोई जो नागरिक है, अगर इनका पूर्वज, जो भारत के वर्तमान नागरिक हैं, इनका पूर्वज कोई भी अगर इन देशों से संबंधित है, तो उसे पीआईओ का दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पीआईओ क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, 2 चीज हम लोगों ने क्लियर कर ली। और लास्ट क्या बचा? ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है? भारत के समुद्र पारी नागरिक। समुद्र पारी भारतीय नागरिक। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? ओसीआई। ठीक है दोस्तों, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक क्या होते हैं, इनको देखते हैं। वह व्यक्ति, देखिए क्या है? वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हो। वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हो, या पूर्व में भारतीय नागरिक रहा हो। ये 2 स्थितियां आ गई। कौन सी? या तो पूर्व में भारतीय नागरिक रहा हो, या वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? ओसीआई। ठीक है, और इसमें भी अपवाद है कि जो ओसीआई का दर्जा है वह किन 2 देशों के, जो किन दो देशों के नागरिकों को प्राप्त नहीं कराया जा सकता। कौन कौन से हैं? इसमें है पाकिस्तान,
इसमें है इसमें एक तो पाकिस्तान हो गया और दूसरा कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक है साथियों, ये दो देश हैं। देखिए इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं वह अगर इस योग्य भी हैं तो भी उन्हें ओसीआई का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, जबकि पीआईओ के लिए जो दर्जा देने के लिए जो अपवाद जो देशों को अलग किया गया है वह कितने देश हैं, 7 देश हैं। उनमें ये कौन कौन सा है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसमें ओसीआई में कौन से 2 देशों को प्रतिबंधित किया गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से हमने नागरिकता संबंधी 3 महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको देख लिया। और अब हम लोग देखेंगे जो 2019 में नागरिकता संशोधन हुआ है अधिनियम, उसको देखते हैं। तो आज के हमारे सेशन का जो लास्ट डिस्कशन का सब्जेक्ट है वो कौन सा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, 11 दिसंबर 2019 को इसको पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, ये हो गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो 11 दिसंबर या 12 दिसंबर को संसद में पारित हुआ और उसे पेश किया गया। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो क्या हैं, इसमें क्या कहा गया है साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, किन 3 देशों को शामिल किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इससे इन देशों में 6 धर्म के लोग, 6 धर्म के लोग कौन कौन से, ये ध्यान देना है इसको। 6 धर्म वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। अगर इन 3 देशों में इन 6 धर्मों के लोग अगर इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी जो धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं वह धार्मिक प्रताड़ना के कारण अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं या भारत में आके बस चुके हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह इसका महत्वपूर्ण जो संशोधन है ये किया गया है। धार्मिक प्रताड़ना के कारण उन्हें, वह अगर भारत में निवास कर रहे हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और क्या कहा गया कि यह किससे संबंधित है? अच्छा साथियों,
ये किससे संबंधित है? धार्मिक प्रताड़ना को इसमें उद्देश्य बताया गया है। और इसमें कौन सा धर्म शामिल नहीं है? जो 6 धर्म है इसमें मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया है और इसी कारण इसकी यह आलोचना का बिंदु बना रहता है। ठीक है, एक और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर वह व्यक्ति, अगर ये जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, अगर यह 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 से अगर वह भारत में रह रहे हैं, अगर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में रह रहे हैं, ठीक है, और जो नेचुरलाइजेशन के लिए हमने पीछे पढ़ा वह कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का, और इन लोगों के लिए घटा के क्या कर दिया गया? 11 वर्ष के से घटा के इसको कर दिया गया 5 वर्ष। अब ध्यान देना है, अब तीनों को मिला के एक समरी तैयार करनी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से संबंधित ये जो 6 धर्म के लोग हैं, अगर धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में 5 साल तक रह चुके हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यही इसका महत्वपूर्ण संशोधन है। ठीक है, तो कब? 31 दिसंबर 2014 तक, और 5 वर्ष तक अगर वह भारत में रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा नागरिकता आज समाप्त कर लिया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से। अगले वीडियो में हम लोग मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।